अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। जिस तरह कि मैं आप लोगों के साथ डिफरेंट केसेस डिस्कस करता हूँ, जिसमें अप्रूवल रिफ्यूज़ल सारे केसेस होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो आपके साथ केस डिस्कस करेंगे वो अप्रूवल का है। यूके से भाई की प्रोफाइल को केस को सबमिट किया था कनाडा के लिए, और जितनी उस पर वर्किंग की गई, किस तरह उस प्रोफाइल को लेके चला गया और किस तरह उस प्रोफाइल को अप्रूवल करवाया गया, ये सारी डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अली रज़ा भाई। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा अली भाई, काइंडली थोड़ा सा आप मुझे इस प्रोफाइल के बारे में डिस्क्राइब करें, फिर इंशाल्लाह इस पर मज़ीद डिस्कशन करते हैं। मस भाई, ये जो प्रोफाइल है जिनकी यूके से अप्रूवल आई है, कनाडा का वीज़ा हमने इनका फ़ाइल किया था, तो मैं बेसिक प्रोफाइल इनकी शेयर कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पाकिस्तानी नेशनल थे बट यूके में सेटल थे। वहाँ पे इनकी टाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, जॉब भी करते थे, स्किल वर्कर का इनका वीज़ा था। और इनका जो पर्पस था वो कनाडा फैमिली विजिट का था। इनकी सिस्टर वहाँ पे सिटीज़न थी। सो उसके अकॉर्डिंगली सारा हमने इनका प्लान बनाया था, उस पर सारी वर्किंग की थी। और इस केस में अगर देखा जाए तो एक फैमिली की रिलेशनशिप जेन्युइन थी, सिस्टर का इनविटेशन था। सेकंड, इनका एम्प्लॉयमेंट लीगल था और स्टेबल भी था, एक अच्छी इनकम भी आती थी, प्रॉपर स्टेटस इनका वेरीफाइड था। और इनकी जो रिटर्न इंटेंशंस थी वो भी प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड थी, क्लियरली थी। उसी की बेस पे हमने ये सारा केस इनका प्रिपेयर किया था। ठीक है। अच्छा अली भाई, एक जो क्वेश्चन इधर आता है सबसे पहले कि जो लोग यूके में रहते हैं उनके लिए क्या बहुत आसान हो जाता है कनाडा का वीज़ा लेना, या उसमें भी कोई हर्डल्स होती हैं? बस भाई, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बिल्कुल क्लियर है। कनाडा वीज़ा इजी नहीं होता। उनके डॉक्यूमेंटेशन, उनकी एलिजिबिलिटी क्लियर करवाने के लिए काफ़ी वर्किंग करनी पड़ती है उनके सरकमस्टेंसेस पे। अगर इनकी बात की जाए तो लेट्स सपोज ये नहीं कि हर एक यूके एप्लीकेंट का वीज़ा कनाडा का अप्रूव हो जाता है। डिपेंड करता है सिचुएशंस पे। अगर एप्लीकेंट यूके में रहता है, उसकी जॉब स्टेबल नहीं है प्रॉपर, या उसका पर्पस वेग है या क्लियरली नहीं है, काफ़ी उसमें मिसमैच डेटा आता है, या उनका वापस आने का जो रिटर्न इंटेंशंस है वो क्लियरली नहीं है, तो फिर उसमें रिफ्यूज़ल आ सकती है। तो केसेस डिपेंड करता है कि उनके ओवरऑल सर्कमस्टेंसेस कैसे हैं, डॉक्यूमेंटेशन कैसी है, और किस वे के साथ हमने पर्पस को प्रोफाइल के साथ अलाइन करना है। प्रोफाइल इनकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, यूके में भी स्टेबल थे, टाइज भी स्ट्रॉन्ग थी। और बट जो पर्पस क्रिएट किया था वो भी फैमिली का पर्पस था, ब्लड रिलेशनशिप वाला पर्पस था, बिल्कुल क्लियर पर्पस था। ठीक है। अच्छा अली भाई, इस स्पेसिफिकली इस प्रोफाइल में जो इस एप्लीकेशन में ऑफिसर ने किस लॉजिक के बेस पे इनको दिया अप्रूवल? बस भी अगर हम इसको असेस करें, जो अप्रूवल आई है, जो कवर लेटर है, इसके साथ जो डॉक्यूमेंटेशन हमने फाइल की थी, तो ऑफिसर का जो लॉजिक था, ये जो शनोक का लॉजिक था, वो 3 पॉइंट्स पे फोकस करती है। 3 पॉइंट पे ही उन्होंने प्रोफाइल को असेस किया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीज़ें वेरीफाइड थी, जिसकी बेस पे ऑफिसर ने इन्हें अप्रूवल दी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनकी अगर फाउंडेशन की बात की जाए, एप्लीकेंट यूके में प्रॉपर लीगल स्टेटस पे थे, प्रोफेशनल टाइज थी, लॉन्ग टर्म उनके वीजे का स्टेटस भी था, परमानेंट एम्प्लॉयर थे, क्लियरली एस्टेब्लिश थी उनकी टाइज यूके में। अगर सेकंड बात की जाए तो ट्रैवल पर्पस सिंपल था, जेन्युइन था, वेरीफाइएबल था, कोई उसमें लंबी चौड़ी चीज़ें हमने इमोशनली ऐड नहीं थी की। स्ट्रेट फॉरवर्ड, लॉजिकल, कंसाइजली हमने ये पर्पस उनका प्रिपेयर किया था। साथ फैमिली इनविटेशन यूज़ किया था। ईद की रियूनियन के लिए फैमिली मीटअप था उनका, और 2 वीक्स का, 14 डेज का हमने उनका प्लान डिफाइन किया था, क्लियरली स्ट्रेट फॉरवर्ड। और इसमें कोई आर्टिफिशियल टूरिज्म या एक्स्ट्रा आर्टिफिशियल एक्टिविटीज़, या हमने कोई ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं थी की। प्रॉपर टाइम बाउंड था, स्ट्रक्चर्ड था, हर एक चीज़ अच्छे से हमने मैनेज की थी। और ये कि इनके जो टाइज थी कनाडा में एज़ कम्पेयर टू यूके, यूके में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि स्पाउस इनकी यूके में रहती थी, और इसके अलावा इनकी एम्प्लॉयमेंट भी अप्रूव्ड थी। हमने इनकी जॉब के रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके लगाए थे, टाइम बाउंड थी, डेट्स एग्जैक्टली हमने हर चीज़ में मैच करके उसी के अकॉर्डिंगली प्रॉपर इनका प्लान प्रिपेयर किया था, ताकि कहीं से भी कोई भी वीक पॉइंट ना हो, कहीं से भी इनकी प्रोफाइल रेड फ्लैग में ना जाए, और वापस आके ये डेफिनेटली अपनी ड्यूटी भी ज्वाइन करेंगे। और इन्हीं पॉइंट्स की वजह से इन्हें 179 भी नहीं मिला, इन्हें पीपीआर की रिक्वेस्ट आई है आफ्टर 6 मंथ। ठीक है। अच्छा, एप्लीकेशन जून में की गई और जो डिसीजन था वो दिसंबर में आया, इतना डिले, इतना लेट रिस्पांस क्यों आया? माज भाई, ये मिसकंसेप्शन बहुत कॉमन है। एक तो हर एक पर फाइल बेस पे ऑफिसर डिसीजन देता है। यूके में एक तो रेजिडेंसी की वेरिफिकेशन होती है, जब भी आप कंट्री ऑफ रेजिडेंस से वीज़ा फाइल करते हैं, फिर हर एक डिफरेंट कंट्री में या जहाँ से भी एम्बेसी ऑपरेट करती है, उनका टाइम प्रोसेस डिफरेंट उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन किया होता है। और जो लास्ट पे थिंक है ना, हर एक क्लाइंट की बैकग्राउंड वेरिफिकेशन डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है, हर एक की प्रोफाइल डिफरेंट है, वेरिफिकेशंस डिफरेंट है, फिर उसके अकॉर्डिंगली ऑफिसर इस पे टाइम ले भी लेता है या नहीं भी लेते हैं, या अर्ली भी रिस्पांस आ जाता है।
तो फैमिली वाला केस था, इनविटेशन स्ट्रांग था, सारी चीज़ें हमने काफ़ी डिटेल में प्रोवाइड की थी। सो उसी के अकॉर्डिंगली अल्हम्दुलिल्लाह डिले आया, बट ये कि पॉजिटिव आया। तो कुछ केसेस चले जाते हैं डिले में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की वजह से। अगर उनकी रिफ्यूज़ल हो तो रिफ्यूज़ल की वजह से फ़ाइल उनकी काफ़ी ज़्यादा बैकलॉग में चली जाती है, काफ़ी सस्पिशियस होती है, ऑफिसर फिर उसे मैनुअली भी रिव्यू करता है। तो ये कॉमन चीज़ है, कोई इसमें बड़ा इशू नहीं है। अभी भी पाकिस्तान से भी कुछ ऐसे हमारे केसेस स्टिल चल रहे हैं जिनके अप्रूवल नहीं आए। इवन ये वो मई में अप्रैल में फ़ाइल किए गए थे, कुछ अभी ऐसे केसेस हैं। और इस तरह की मल्टीपल क्यूरीज़ भी आती हैं कि हमारा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो नहीं आ रहा, मैं सिंपली उन्हें बताता हूँ कि अगर आपने केस होटल बुकिंग पे किया है, इनविटेशन पे नहीं किया, टाइम ज़्यादा हो चुका है, तो आप अपने केस का विड्रॉवल ले सकते हैं और अगेन फाइल कर सकते हैं। बट जिन लोगों ने इनविटेशन की बेस पे फाइल किया, स्पेशली फैमिली इनविटेशन की बेस पे फाइल किया है, वो वेट करें, उन्हें रिस्पॉन्स आ जाएगा। वेब फॉर्म रेज़ कर सकते हैं या उसके बाद वो वेट वाला ऑप्शन रहने दें। फैमिली इन्विटेशंस को प्रायोरिटी दी जाती है, उसमें डिले ज़रूर होता है, बट ये है कि रिस्पॉन्स उसमें पॉजिटिव आने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। तो ये बहुत कॉमन है। इस पे आप अभी भी अगर देखा जाए राइट नाउ दिसंबर में 80 प्लस 85 या 87 डेज़ पाकिस्तान से चल रहा है। तो टाइम एग्जैक्ट नहीं होता, रिस्पॉन्स अर्ली भी आ जाता है विद इन वीक में भी, बट ऐसा होता है कि रिस्पॉन्स 4 5 6 7 मंथ तक भी चला जाता है, जस्ट आपकी प्रोफाइल बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की वजह से। ठीक है। और फिर वो फाइनल स्टेज पासपोर्ट रिक्वेस्ट। जी अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें पासपोर्ट की रिक्वेस्ट आ चुकी है। अभी कल ही हमने वो देखा था, तो अभी उन्हें हम सबमिशन करवा देंगे। बता दिया क्लाइंट को, तो अभी जाके अपना पासपोर्ट वीएफएस में सबमिशन करेंगे। सो उसी के अकॉर्डिंगली उन्हें स्टिकर पेस्ट होके मिलेगा। अभी ये डिपेंड करता है कि उन्हें कितने टाइम का मिलता है, क्योंकि रिसेंटली हमारे एक और भी ऐसा ही अप्रूवल आया था फैमिली की बेस पे, वो मेडिकल का पर्पज़ था। उन्हें 1 साल का वीज़ा मिला था। लेट्स सी इन्हें कितने टाइम का वीज़ा मिलता है, वो भी इंशाल्लाह अपडेट करेंगे आने वाले टाइम में, एक दफ़ा उनका स्टिकर आ जाए। ठीक है। अच्छा, इस प्रोफाइल की डिस्कशन के अकॉर्डिंगली अगर हमारे जो सुनने वाले हैं उनको 3 की पॉइंट्स अगर कोई चाहिए हो तो वो क्या होंगे? माज़ भाई, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब भी किसी कंट्री का वीज़ा फ़ाइल करते हैं, एप्लीकेशन पे फ़ोकस करना बहुत ज़रूरी है कि उनका एक एप्लीकेशन फ़ॉर्म है हर कंट्री का, लाइक आईआरसीसी का आईएमएम 5257 एप्लीकेशन फ़ॉर्म है, उससे आपने प्रॉपर्ली फ़िल करना है। हर एक उनका जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपने अंडरस्टैंडिंग करके देना है कि वो आपसे क्या पूछ रहे हैं और आपने क्या वहाँ पे डिक्लेयर करना है। तो सबसे ज़्यादा गलती होती है फ़ॉर्म में, जब हम प्रोफ़ाइल की असेसमेंट करते हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा डेटा हमें वहाँ से मिलता है, बट वहाँ पे ब्लंडर्स किए होते हैं, काफ़ी वेस्ट मटेरियल होता है, फ़ोकस नहीं होता। तो सबसे मेन चीज़ एप्लीकेशन फ़ॉर्म में काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक है। फ़ॉर्म पे लास्ट पे डॉक्यूमेंटेशन अपडेट करते हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स हैं, प्रेज़ेंटेशन अच्छी नहीं है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उनकी एप्लीकेशन पे फ़ोकस करें, उसे फ़िल करना सीखें प्रोफ़ेशनली। अगर नहीं फ़िल करनी आती, आप किसी की भी गाइडलाइन ले सकते हैं लिमिटेड सी फ़ीस दे के, क्योंकि जिसने भी आपको गाइड करना है या अपना टाइम देना है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें देगा, और वो कंसल्टेंट तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देंगे। हम नॉर्मल चार्जेस लेते हैं, बट ये है कि प्रॉपर आपकी हेल्प करते हैं। सेकंड, जो भी आपका पर्पस हो वो क्लियर रखें, प्रॉपर अपनी प्रोफाइल के साथ उसे अलाइन करें। पर्पस ऐसा ही नहीं कि प्रोफाइल कुछ और आप कोई भी पर्पस बना देंगे, तो वो डेफिनेटली फिर ऑफिसर 117 की सेशन के थ्रू पर्पस ऑफ ट्रैवल नॉट कंसिस्टेंट आपको मेंशन करता ही करता है, जो मर्जी आप दें, प्रोफाइल अलाइन नहीं होती। हम वहाँ तक जाते ही नहीं है, ना हमें कोई वहाँ तक गाइड करता है कि आईआरसीसी ऑफिसर प्रॉपर जेसीएमएस नोट्स या उसके बाद उनका शनोक सिस्टम कैसे वर्किंग करता है, कैसे हमारे प्रोफाइल की एलिजिबिलिटी वो वेरीफाई करते हैं, फिर उनकी बेसिस पे वो डिसीजन देते हैं कि हमारी प्रोफाइल अप्रूवल वाली है, रिफ्यूज़ल वाली है, रेड फ्लैग में जाएगी या ग्रीन फ्लैग में जाएगी। तो थर्ड इसमें ये है कि आप जब भी फाइल बनाएं, एक तो पर्पस को कंप्लीट करने के लिए फाइनेंशियल्स, फिर वापस आने की जो इंटेंशंस है उसे आपने अच्छे से डिफाइन करना है कि हम वापस क्यों आएंगे, जा तो रहे हैं, वो तो क्लियर कर दिया, उसके लिए आपने फंड्स भी शो कर दिए। फंड्स में भी काफ़ी डिटेल में चीज़ें आती हैं, अगर उस पर डिस्कशन करूंगा तो मे भी वीडियो काफ़ी लेंथी होगी। ऑफिसर ने 3 पॉइंट्स देखने होते हैं कि पर्पस ऑफ ट्रैवल क्या है, पर्पस ऑफ ट्रैवल को कंप्लीट करने के लिए आपके पास फाइनेंशियल्स हैं और वो कहाँ से आ रहे हैं, और आप मेरी कंट्री में आओगे तो वापस क्यों जाओगे, वो ऐसे कौन से लॉजिक्स हैं, ऐसी कौन सी टाइज़ हैं जो आपको फोर्स करती हैं कि आप अपनी होम कंट्री में या अपनी कंट्री ऑफ रेजिडेंट में जहाँ से भी आप वीज़ा फाइल करें वापस जाओगे। आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है, आपकी जॉब है, बिज़नेस है, फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर है, आपका सोशल सर्कल है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आप ऑफिसर को प्रोवाइड करते हैं कि ये मेरी टाइज़ हैं, जो टाइम बाउंड है, जो मुझे फ़ोर्स करती है कि मैं अपनी होम कंट्री में वापस जाऊँगा, यहाँ पे स्टे नहीं करूँगा, इस एज में आके यहाँ पे ज़ीरो से कभी स्टार्ट नहीं लूँगा, आपकी गवर्नमेंट पे मैं डिपेंड नहीं करूँगा, पब्लिक फंड्स मैं यूज़ नहीं करूँगा, प्रॉपरली मैं टेम्परेरी स्टे कंप्लीट करके अपनी होम कंट्री में वापस जाऊँगा। तो इन 3 पॉइंट्स पे ही मैं फ़ोकस करवाता हूँ, जो मेन कोर 3 पॉइंट्स हैं।
बाकी इनमें काफ़ी डिटेल चीज़ें आ जाती हैं, वो हर बंदे की प्रोफाइल असेसमेंट करके हम उन्हें टाइम टू टाइम गाइड करते हैं और रिपोर्ट्स भी शेयर करते हैं ताकि वो खुद भी अपनी प्रोफाइल को देखें। सो उसके अकॉर्डिंगली वो वर्किंग करें अपनी प्रोफाइल पे। थैंक यू सो मच अली, आपके टाइम का। और ऑडियंस के लिए जो हमारा एपिसोड था बहुत इंफॉर्मेटिव रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। और किसी का भी कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो हमसे कर सकते हैं। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। कोई मैसेज? मोस्ट वेलकम आज भाई। मैसेज यही है कि 2026 आने वाला है, हैप्पी न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है, ऑलमोस्ट 10 डेज लेफ्ट है। तो आपने अगर अच्छी कंट्री में जाना है, स्पेशली वाईफाइज में, तो एजेंटों से दूर रहें, डॉक्यूमेंटेशन पे वर्किंग करें। एआई का टाइम है, रिसर्च करें। रिसर्च के बाद कहीं कन्फ्यूजन है तो उस बंदे से रब्ता करें जो आपके प्रॉब्लम्स सुन सके और प्रॉपर उनका आपको सोल्यूशन भी दे सके। तो यही मैसेज है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।